प्रिया, नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। सबसे पहले हम इस गार को समझते हैं कि गार है क्या। देखिए, गार के शब्द को अगर तोड़ा जाए तो जनरल का अर्थ हो गया सामान्य। एंटी अवॉइडेंस को अलग रख करके हम देखते हैं। एंटी अवॉइडेंस का अर्थ हो गया कर परिहार रोधी और फिर नियम। ठीक है, तो वे नियम जो कर परिहार रोधी हैं और वो सामान्य है, यानी कि वो किसी स्थिति विशेष के लिए नहीं बने हुए हैं। अब ये सामान्य है तो ये नियम किसी भी स्थिति में लगाए जा सकते हैं। इस बात को समझ में आए। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल 2017 में भारत में इंप्लीमेंट किए गए थे और इनका जो मेन उद्देश्य था वो कर परिहार को रोकना था। अब गार के अंतर्गत कर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई कि जो कंपनियां या जो लोग इनकम टैक्स के प्रावधानों का दुरुपयोग करके कर परिहार करते हैं तो उनकी पहचान करके और उनकी ऐसी क्रियाओं की पहचान करके जिनका कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं है, ऐसे लेन देनों की पहचान करके जिनका कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं है और उनका सिर्फ एक और एकमात्र उद्देश्य कर परिहार करना है, तो ऐसी गतिविधियों को, ऐसे लेन देनों की पहचान करके इन गतिविधियों और लेन देनों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट पर रोक लगाना। तो ये विवेकाधीन शक्तियां कर अधिकारियों को गार के अंतर्गत दी गई। ठीक है, अब जब ये विवेकाधीन शक्तियां हैं तो इसमें कर अधिकारी कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो डीटीए के जो प्रोविजंस हैं उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस को भी वो ओवररूल कर सकते हैं। ठीक है, अब डीटीए के प्रोविजंस के अंतर्गत हम ये जान चुके हैं कि डीटीए होता क्या है। हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान डीटीए के बारे में ब्रीफ से पढ़ा है। तो डीटीए का जो लेक्चर है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब डीटीए के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि यह एक द्विपक्षीय समझौता होता है दो देशों के बीच में, ताकि किसी भी आर्थिक गतिविधि पर दोहरा कर न लगाया जा सके। पर इस समझौते का दुरुपयोग करते हुए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या जो बहुत ही रिच पर्सन है, उन्होंने कर परिहार किया। ठीक है, अब कर परिहार की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने वर्ष 2017 में गार को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब डीटीए के तहत कर परिहार कैसे किया जाता है, किन माध्यमों से किया जाता है, तो उसके तीन मुख्य माध्यम हैं। एक तो है ट्रीटी शॉपिंग, इसके बारे में भी मैंने आपको अपने डीटीए के लेक्चर में बताया है। फिर दूसरा है राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, और तीसरा है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग की घटना वो बीईपीएस के अंतर्गत होती है। बीईपीएस यानी कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो बीईपीएस बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो होती है प्रक्रिया, वो ट्रांसफर प्राइसिंग के माध्यम से होती है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये तीनों प्रक्रियाएं हैं क्या। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रीटी शॉपिंग। मैंने डीटीए के लेक्चर में आपको ट्रीटी शॉपिंग के बारे में बताया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ट्रीटी शॉपिंग के अंतर्गत होता क्या है, एक एमएनसी है मान लीजिए, और दो कंट्रीज हैं। एक कंट्री इधर ए हो गई और एक कंट्री इधर बी हो गई। ठीक है, अब यहां पर इस कंट्री को आप ये मान लीजिए कि ये कंट्री जो है ना टैक्स हेवन कंट्री है, और यहां पर टैक्स हेवन कंट्री है तो यहां पर कर की दरें लगभग 0 होंगी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा बी कंट्री है, बी देश है, ये एक सामान्य देश है, तो यहां पर सामान्य दरें हैं कर की।
अगर कोई एमएनसी डायरेक्ट इस बी देश में इन्वेस्ट करती है तो उसको अपने कैपिटल गेन टैक्स पर जो सामान्य कर की दरें हैं उन दरों को भरना पड़ेगा। लेकिन अगर यही कंपनी अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोलकर या सेल कंपनी खोलकर, सेल कंपनी यानी कि एक ऑफिस सा बना दिया, उसमें एक टेबल कुर्सी डाल दी, एक व्यक्ति को बैठा दिया और वहां पर उसको एक कंपनी के रूप में, इंटरप्राइजेस के रूप में रजिस्टर्ड करा लिया, ठीक है, वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, कोई वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं चल रही हैं, वो जस्ट एक दिखावा है और वहां के माध्यम से फिर निवेश आगे किया जा रहा है, ठीक है। अब वो कंपनी क्या करेगी, यहां पर एक सेल कंपनी बना देगी या अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोल देगी और उसको यहां पर रजिस्टर्ड करा लेगी। अब ये जो सब्सिडियरी कंपनी है इस एमएनसी की, वो यहां से यहां पर बी कंट्री में निवेश करेगी और निवेश करेगी तो यहां पर इनकम जनरेट करेगी। अब इन दोनों देशों के बीच में, देश ए और देश बी के बीच में, एमएनसी ने पहले ही पता कर लिया है कि इनके बीच में डीटीएए है, डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब डीटीएए है जब इन दोनों के बीच में, तो जो कर लगेगा वो कर होगा ओरिजिन बेस, ठीक है, यानी कि कर लगाने का जो पावर है वो इस देश के पास होगा, ठीक है, और ये देश कर नहीं लगाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये तो टैक्स हेवन कंट्री है, अब डीटीए ए और बी के बीच में साइन है, ए से अगर बी में निवेश जा रहा है तो जो कर है वो ए में लगना चाहिए और ए में ऑलरेडी 0% है, और यहां पर इसने जो निवेश में इनकम किया है तो यहां पर चूंकि ये ओरिजिन डीटीए के तहत ओरिजिन बेस्ड कर प्रणाली है तो यहां पर तो कर रहेगा नहीं, 0 रहेगा, तो कैपिटल गेन टैक्स पे यहां पर इनकम पे कर 0 रहेगा। तो इस तरीके से इस एमएनसी को या इस व्यक्ति को, एमएनसी की जगह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इस व्यक्ति को यहां पर कर नहीं देना पड़ा और इसने डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए, ठीक है, यहां से अपना निवेश किया और अपने कर को बचा लिया, ठीक है। तो कर एवॉइडेंस उसने किस प्रकार से किया यह समझ में आ गया, और यह कैसे किया, डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए। कर एवॉइडेंस होता क्या है, कर परिहार। कर परिहार के अंतर्गत जो कर का बचाव किया जाता है, ठीक है, या जिसको आप दूसरे वे में कहो कि जो एक कर चोरी, इसको कर चोरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये इलीगल वे नहीं है, इन्होंने बेसिकली प्रावधानों के लूप होल्स का यूज किया है, ठीक है। तो कर परिहार के अंतर्गत प्रावधानों के लूप होल्स का यूज करके कर बचाया जाता है, ठीक है। तो इस कंपनी ने या इस जो एक कोई भी व्यक्ति हो, उसने जो है कर परिहार कर लिया डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग करके, और चूंकि ये इस संधि के प्रावधानों का दुरुपयोग करके ये काम किया गया है तो इसीलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग, ठीक है। अब जो दूसरी चीज हम समझते हैं, अब हम दूसरा समझते हैं राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, राउंड ट्रिपिंग यानी एक देश का पैसा घूम कर वापस उसी देश में आना। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये भी कर परिहार करने के लिए, टैक्स एवॉइडेंस के लिए ही किया जाता है। देख लीजिए, मान लीजिए ये अपना देश है भारत, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहां पर कोई भी घरेलू कंपनी, या तो घरेलू कंपनी है और या फिर कोई घरेलू व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, ठीक है। अब वो यहां पर अगर निवेश कर रहा है, डायरेक्ट निवेश कर रहा है, तो उसको जो सामान्य दरें हैं उन दरों पर कर देना पड़ेगा अपने कैपिटल गेन पर या अपने इन्वेस्टमेंट में जो इनकम उसकी जनरेट हुई है। अब वो करेगा क्या, वो एक टैक्स हेवन कंट्री में, आप जैसे मॉरिशस में अपनी एक सेल कंपनी खोलेगा, ठीक है, और सेल कंपनी खोलने के बाद यहां से वो अपना जो है निवेश करेगा। तो इससे होगा क्या कि बेसिकली उसका जो धन है इस टैक्स हेवन कंट्री के प्रावधानों के तहत जो है इंडिया में वापस आ रहा है। अब इंडिया और मॉरिशस के बीच में भी डीटीए साइन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इस व्यक्ति को ना यहां पर कर देना पड़ रहा है मॉरिशस में और ना ही इंडिया में देना पड़ रहा है, तो अपने ही देश का पैसा घूमकर वापस अपने ही देश में इन्वेस्ट हो रहा है और यहां पर कर बचाया जा रहा है। तो यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है राउंड ट्रिपिंग, ठीक है।
इसमें ज्यादातर जो धन का उपयोग होता है वो काले धन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, काले धन को इस तरीके से सफेद भी किया जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई कि राउंड ट्रिपिंग क्या होता है। अब हम अगली चीज समझते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंतर्गत ये जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो ये समझिए ये बीईपीएस के अंतर्गत होती है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, आधार क्षरण लाभ स्थानांतरण प्रक्रिया। ठीक है, और ये कैसे घटित होती है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग के माध्यम से घटित होती है। अब यहां पर कोई एक देश है या फिर अपना भारत है, ठीक है, और भारत में कोई एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी भारत में है। अब इस कंपनी को भारत में मान लीजिए 100 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका जो कैपिटल गेन टैक्स 100 रुपए के लाभ पर 100 रुपए पर लगेगा। अब ये करेगा क्या, ये अपने लाभ को कम दिखाएगा, और लाभ को कम दिखाकर ये कर परिहार करेगा। कैसे, ये अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोल लेगा एक टैक्स हेवन कंट्री में, ये मॉरिशस, अपनी सब्सिडियरी कंपनी यहां पर खोल ली उसने, और अपनी जो प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो मध्यवर्ती वस्तुएं या सेवाएं जो वो यूज कर रहा है, उनकी खरीद करेगा अपनी सब्सिडियरी कंपनी से। और इस खरीद में वो जो कीमत अदा करेगा, वो कीमत ज्यादा अदा करेगा, कीमत बढ़ाकर पे करेगा। अब जब कीमत बढ़ाकर पे करेगा, तो इसके जो मध्यवर्ती वस्तुओं का जब कीमत ज्यादा हो जाएगी, तो उसका लाभ कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसने अपनी सब्सिडियरी कंपनी को ही ज्यादा कीमत पे करके मध्यवर्ती वस्तुओं की, उसने अपने लाभ को कम दिखाया, और कम दिखाकर उसने मान लीजिए कि इस तरीके से करीब 60 रुपए अपना ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पर उसको कर कितने रुपए पर देना पड़ रहा है, मात्र 40 रुपए पर। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रांसफर प्राइसिंग करके कर परिहार को अंजाम दिया गया। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। एक तो ट्रीटी शॉपिंग के जरिए, ऊपर, फिर उसके बाद राउंड ट्रिपिंग के जरिए, और जो तीसरा है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए। ठीक है, इन तीनों प्रक्रियाओं से मुख्यतः डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा था। अब इन प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार वर्ष 2017 में गार को लेकर आई, और गार के प्रावधानों में सरकार ने इस बात को शामिल किया कि कर अधिकारी अपने विवेक से पहचान करे कि कोई आर्थिक गतिविधि या कोई व्यवस्था सिर्फ कर परिहार के लिए है, या इसमें कोई वाणिज्यिक हित या वाणिज्यिक तत्व शामिल है। अगर कर अधिकारी को यह लगता है कि इसमें वाणिज्यिक तत्व शामिल है तो ठीक है, और अगर उसको यह लगता है कि इसमें कोई भी वाणिज्यिक तत्व शामिल नहीं है, तो कर अधिकारी जो टैक्स बेनिफिट मिलने वाले थे उन पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि गार के तहत जो विवेकाधीन जो पावर्स, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई कर अधिकारियों को, तो उनका क्रिटिसिज्म होना भी लाजमी है। ठीक है, तो इसकी जो आलोचना हुई वो इस बात पर हुई कि ये जो है ये कर आतंकवाद को बढ़ावा देगा, और कर आतंकवाद को बढ़ावा देगा, और उससे क्या होगा, करप्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब जब करप्शन ज्यादा होगा, कर आतंकवाद ज्यादा होगा। ठीक है, कर आतंकवाद क्या है कि कर अधिकारियों द्वारा मनमानी करना, या फिर कर के नियमों का बहुत ज्यादा सख्त हो जाना। ठीक है, कर प्रणाली ऐसी हो जाना कि जिससे जो है ना कर अदा करने में या फिर अनुचित कर की मांग करना, ये सारी प्रक्रियाएं कर आतंकवाद को परिभाषित करती हैं। अब कर आतंकवाद जैसी सिचुएशन होगी तो करप्शन की संभावना भी बनी रहेगी, और करप्शन होगा तो जो हमारा निवेश है वो निवेश भी प्रभावित होगा, और अगर जो निवेश है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो प्रभावित होगा तो हमारा जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित होगा। अब जब इस तरीके से आलोचना की गई तो इसके लिए क्या उपाय किए गए, इन उपायों को समझने से पहले हम समझते हैं कि टाइमलाइन क्या रही। ठीक है, गार हमारे देश में इंप्लीमेंट हुआ तो किस किस समय क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, वर्ष 2009 में डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड में सबसे पहले गार को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या प्रपोज किया गया था, सॉरी, फिर उसके बाद 2012 में गवर्नमेंट ने गार को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंट्रोड्यूस कर दिया तो गार के इंट्रोड्यूस होते ही जो शेयर मार्केट में विदेशियों का पैसा लगा था, या फिर राउंड ट्रिपिंग के जरिए अपने ही देश के लोगों का या कंपनियों का पैसा लगा था,
वो पैसा तुरंत बाहर निकलना शुरू हो गया और शेयर मार्केट तेजी से नीचे आने लगा। सरकार ने सेम टाइम इसका इंप्लीमेंटेशन पोस्टपोन कर दिया और एक कमेटी का गठन किया। कमेटी वो हेडेड की गई थी पार्थसारथी सोम के द्वारा, ठीक है। और पार्थसारथी सोम कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी और उन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर वर्ष 2017 में गार को इंप्लीमेंट किया गया और उनकी बाकी रिकमेंडेशंस को भी गवर्नमेंट ने मानते हुए, ताकि उनको जो है ना, उनको जो रिकमेंडेशंस करनी थी उनमें यह भी शामिल था कि ये जो सिचुएशंस ना क्रिएट हो, इसके लिए भी कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। तो पार्थसारथी सोम समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वर्ष 2017 में फाइनली गवर्नमेंट ने गार को इंप्लीमेंट कर दिया। अब पार्थसारथी सोम की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि गार के तहत, गार की जो आलोचना हुई थी उसके काउंटर में हमारे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। वो पॉइंट्स कौन होंगे? जो पार्थसारथी सोम कमेटी की जो हम रिकमेंडेशंस को समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्थसारथी सोम कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ, ठीक है। और गार के जो आलोचनात्मक पहलू है उसको कैसे सरकार ने हैंडल किया, इन सारी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।